वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं वो करेंगे। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस पार्ट को अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करिए। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? तो पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरमन हॉलरिथ। तो ये है हरमन हॉलरिथ जिन्होंने हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड को इन्वेंट किया था डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। तो पंच कार्ड रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो जो मशीन पंच कार्ड पे पंच डेटा को रीड करने के लिए यूज होती थी उसे हम बोलते थे पंच कार्ड रीडर। अच्छा, पंच कार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पंच कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो हॉलरिथ कार्ड के नाम से इसे जाना जाता है और दूसरा आईबीएम कार्ड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको ये दोनों नेम भी याद रखने होंगे। अच्छा, पंच कार्ड जकार्ड लूम्स में भी यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि जकार्ड लूम में कौन से कार्ड यूज होते हैं तो इसका आंसर होगा पंच कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिली सेकेंड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो स्लो माने गए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की स्पीड मिली सेकेंड में होती थी। तो चलिए मैं इसका सीक्वेंस भी आपको बता देता हूं। तो ये देखिए 1 मिली सेकेंड किसके इक्विवेलेंट है? तो एक सेकंड का 1000 पार्ट जो है उसे मिली सेकंड बोलते हैं। 10⁻³ ये याद रखना, -3। ऐसे ही मिली सेकंड के ऊपर आते हैं 1 माइक्रो सेकंड, मीन्स स्पीड और इंक्रीज हो गई तो माइक्रो सेकंड में हो गई। सो 1 सेकंड का 1 मिलियंथ पार्ट 10⁻⁻6। Similarly, 1 nanosecond 10⁻⁻9 and it is billionth part of a second। उसके बाद सबसे फास्टेस्ट है पिको सेकंड, तो 1 ट्रिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकंड 10⁻12। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एक हैबिट अडॉप्ट करने को बोलूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि आपने यह काम कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? यह भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर को भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, वन एंड द सेम थिंग। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू एक चिप है जिसपे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं। तो सीपीयू किस पर्पस के लिए यूज होता है? तो सीपीयू कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, बिकॉज सीपीयू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ALU एंड कंट्रोल यूनिट।
तो ये देखिए, ये है एक सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अभी अभी मैंने बताया था 1 मिली सेकेंड सेकेंड का 1000th पार्ट है। तो ये देखिए यहां पे भी यही चीज है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो जो भी टेबल्स या चार्ट्स मैं आपको शो करता हूं आंसर के साथ, आप उन्हें जरूर पढ़ा करिए, बिकॉज क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। अच्छा, कई लोग इसे सीपीयू समझते हैं, लेकिन ये एक कैबिनेट है और सीपीयू जो है इसके अंदर लगे हुए मदरबोर्ड पे लगता है। ये देखिए, ये है एक मदरबोर्ड और सीपीयू यहां पे लगेगा, तो इसे बोलते हैं सीपीयू स्लॉट। तो इस स्लॉट में सीपीयू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच मेमोरी लोकेशन कंटेन्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मींस मेमोरी लोकेशन पे कंटेंट्स होते हैं या डाटा कह सकते हो आप, एंड एड्रेस भी होता है। तो एक मेमोरी लोकेशन पे दोनों चीजें होती हैं, डाटा एंड एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ। वो कौन सी परमानेंट मेमोरी है जिसमें डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टार्टअप के लिए, कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए स्टोर रहती हैं, एंड कंप्यूटर की चाहे पावर ऑफ भी हो जाए या कंप्यूटर बंद भी हो जाए तब भी स्टोर रहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रोम। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि रोम क्या है। तो रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। सो मैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के बारे में आपको बता देता हूं। सो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। एंड नॉन वॉलेटाइल कौन सी? रोम। तो वॉलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है एंड नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मेमोरी होती है। तो लाइट चली जाने के बाद भी रोम में डाटा स्टोर रहता है, लेकिन इन केस ऑफ रैम वॉलेटाइल मेमोरी, डाटा जो है वो टेम्परेली स्टोर होता है और लाइट चले जाने के बाद वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रैम एंड रोम में। सो रोम जो है वो बायोस के लिए यूज होती है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा। यहां पे आपको यह भी पता होना चाहिए कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कुछ इस तरह की नजर आती है रोम, जो कि मदरबोर्ड पे लगी होती है। तो ये देखिए, ये एक रोम है बायोस की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो वो कौन सी मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेश मांगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायनेमिक रैम। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि रैम 2 टाइप्स की होती है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तो मैंने अभी अभी बताया कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, जो कि टेम्परेरी है। जितनी देर तक कंप्यूटर स्टार्ट है उतनी देर तक ही डाटा उसमें रहेगा। जब कंप्यूटर रीस्टार्ट या शटडाउन हो गया या ऑफ हो गया तब डाटा लॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे वॉलेटाइल बोला जाता है। तो ये चीजें हम कर चुके हैं। सो स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डायनेमिक मेमोरी जो है वो बार बार रिफ्रेश मांगती है पर सेकंड में, लेकिन जो स्टैटिक मेमोरी है वो बार बार रिफ्रेश नहीं मांगती। तो इस तरह की नजर आती है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिप बाय विच बोथ द ऑपरेशन ऑफ रीड एंड राइट इज परफॉर्म्ड। तो वो कौन सी चिप है जो रीड राइट ऑपरेशंस के लिए यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रैम। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, सो डाटा यहीं से आता है और यहीं पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईईपी रोम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम को आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो ईईपी रोम को इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, तो इसे अबाउट 10,000 टाइम्स इरेज एंड रीप्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू? मेन मेमोरी एंड सीपीयू के इन बिटवीन कौन सी मेमोरी आती है जो हाई स्पीड मेमोरी कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। कई लोग इसे कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। तो कैश मेमोरी को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये देखिए, ये है सीपीयू और ये है मेन मेमोरी या रैम। तो इनके इन बिटवीन कौन सी मेमोरी है? वो है कैश मेमोरी। सो जब भी मेन मेमोरी से डाटा जाता है तो ये कैश मेमोरी से होकर जाता है, और कैश मेमोरी उस डाटा को अपने पास स्टोर करके रख लेती है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो जब कैश मेमोरी से डाटा जाएगा तो वो फास्टली रिट्राइव होगा सीपीयू से। तो ये मेमोरी क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी। तो ये मेन मेमोरी से फास्ट है, हाई स्पीड मेमोरी है, बिकॉज सीपीयू को यहां से डाटा नहीं लेना पड़ेगा मेन मेमोरी से, और वो डायरेक्टली कैश मेमोरी से सीपीयू को ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सबसे फास्टेस्ट होते हैं रजिस्टर्स जो कि सीपीयू में ही होते हैं, और उसके बाद आती है कैश मेमोरी, एंड देन मेन मेमोरी या रैम, और उसके बाद एक मेमोरी आती है वो है सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। तो ये रैम से स्लोएस्ट होती है। तो मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दिया कि ये स्लोएस्ट से इधर को जाओगे तो ये फास्टेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever the data is found in the cache memory it is called as। तो जब डाटा यहां से कैश मेमोरी से आपको मिल जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? हिट। और अगर सीपीयू ने डाटा डिमांड किया लेकिन कैश में अवेलेबल नहीं है तो वो डाटा कहां से आएगा? मेन मेमोरी से, तो इसे क्या बोलेंगे? मिस। अगर डाटा कैश मेमोरी से मिल गया तो उसे बोलेंगे हिट, और अगर डाटा कैश मेमोरी से नहीं मिला तो उसे बोलेंगे मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक्स typically have a button on dash that is used to select the option pointed by the cursor। तो जॉयस्टिक में एक बटन होता है, वो कहां पे होता है? जो कि पॉइंटेड आइटम को क्लिक करने के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टॉप। ये देखिए, ये है एक जॉयस्टिक और ये है एक बटन जो कि टॉप पे लगा होता है, जो कि कर्सर से पॉइंटेड चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आती है, आपको इसका पता होना चाहिए। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता क्या है? तो ये देखिए, जैसे आपके सामने ये विंडोज का लोगो नजर आ रहा है, तो आपके सामने जब पीसी ऑन होता है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है, और यहां पे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं माय कंप्यूटर वगैरह के। तो वो क्या है? आइकन्स, जिन्हें हम माउस की हेल्प से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ये टास्क बार में भी आपको नजर आ रहे हैं, ये एक स्टार्ट बटन भी नजर आ रहा है। तो ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मींस आप माउस की हेल्प से किसी भी चीज पे क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो, उसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, देख सकते हो। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं यूज होता था, तो तब कमांड लाइन इंटरफेस यूज होता था। तो कमांड लाइन इंटरफेस में हम सारे ऑपरेशंस राइट डाउन करके करते हैं,
जैसे ये एक स्क्रीन है, तो इस तरह से आप कुछ भी यहां पे कमांड्स लिखते हो और ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो इसे बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। द अनअटेंडेड इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एटीएम कॉल्ड एज। एटीएम या ऑटोमेटिक टेलर मशीन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कायोक्स। तो ये देखिए, ये एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है यानी एटीएम है, तो इसे कायोक्स बोला जाता है। ये देखिए यहां पे रिटर्न है। तो एटीएम बहुत ही तरह के आते हैं, तो डिफरेंट तरह के एटीएम्स डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते हैं। अच्छा, इसके स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यहां पे ये देखिए, यहां पे कंफ्यूज करने के लिए ये स्पेलिंग भी है, लेकिन ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ recognizing a pre-specified type of mark by pencil और पेन? पेन या पेंसिल से मार्क करने के लिए प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क को क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, OMR। तो ये देखिए, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, या कई बार यहां पे रीडर लिखा होता है, तो ये भी ठीक है। तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो जो भी आंसर ट्रू हो ABC या 1 2 3 4 में से, तो उसे हम मार्क करते हैं पेन या पेंसिल से। तो इसे रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज होता है और इस शीट को हम OMR शीट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइब्रिड। जो कंप्यूटर डिजिटल एंड एनालॉग कंपोनेंट्स को मिला के बनता है, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDA स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता क्या है? तो हैंड हेल्ड PC, मतलब हाथ में पकड़ा जाने वाला एक छोटा सा पर्सनल कंप्यूटर, उसे हम PDA बोलते हैं। तो पहले पहले क्या होता था, छोटे मोबाइल में एक स्टाइलस आता था जिसकी हेल्प से हम उसे ऑपरेट करते थे, तो कंप्यूटर का काम लेते थे इस डिवाइस से। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आजकल कौन सी है PDA की? स्मार्टफोन, जिसकी हेल्प से हम काफी काम PC के कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। परम क्या है? परम एक सीरीज है सुपर कंप्यूटर्स की, जो कि इंडिया में डेवलप किए गए थे। किसने असेंबल किए थे? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDEC, आपने इसका नाम भी सुना होगा, इन पुणे, इंडिया। तो परम का मीनिंग क्या है? परम का मीनिंग होता है सुप्रीम। तो परम कंप्यूटर सुपर फास्ट है, इसलिए इन्हें सुप्रीम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is designed to control the operations of a computer? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है कंट्रोल करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मैनेज करते हैं रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज में और भी काफी सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आपको बेटर समझ आएगा। तो सबसे पहले होता है हार्डवेयर, उसके बाद आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से चलते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? ये देखिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, असेस, तो ये सारे ऑफिस का पोर्शन है। सिमिलरली ब्राउजर्स में हम जीमेल चलाते हैं, गूगल ड्राइव, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में हम एप्स बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि हम मोबाइल में एप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं,
ये सिंगल या मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो एमएस वर्ड में हम टाइप करते हैं मैटर, एमएस एक्सेल में जब हमने फॉर्मूलाज वगैरह इंप्लीमेंट करने होते हैं तब हम यूज करते हैं। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस आपके सामने नजर आ रही हैं ये सारी की सारी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एमएस डॉस इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था और यह है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम, जिसमें कि हम टेक्स्ट के थ्रू सारी की सारी कमांड्स देते हैं। देयर इज नो यूजर ग्राफिकल इंटरफेस। तो स्टार्ट में मैंने बताया था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है और साथ में मैंने कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में भी बताया था। तो ये एमएस डॉस कमांड लाइन इंटरफेस है एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, कई जगह पे सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में हाई लेवल लैंग्वेज प्रेजेंट है तो आपको इसी पे ही टिक करना है। तो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सी को 1972 में डेवलप किया गया था बाय डेनिस रिची एट बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी को बनाया गया था। तो ये एक सी का छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोसेसर्स कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू अ मशीन लैंग्वेज। तो वो कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर। अच्छा, कंपाइलर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। अच्छा, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स राइट डाउन करते हैं तो ह्यूमन रीडेबल वर्जन प्रोग्राम का कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोर्स कोड। ये देखिए, जैसे किसी भी लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। मींस हमने कोडिंग की हुई है यहां पे। तो सोर्स कोड क्या होता है, कोई भी वर्ड्स, नंबर्स, लेटर्स या सिंबल्स जो कि हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड ऑफ दैट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाइलर इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ लैंग्वेज प्रोसेसर विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा था इंटरप्रेटर, तो पहले इंटरप्रेटर को हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है एक सोर्स कोड, इसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया जाता है किसकी हेल्प से, इंटरप्रेटर की हेल्प से। तो इसकी आउटपुट आपको नजर आती है। सिमिलरली सेम काम करता है कंपाइलर। तो ये सोर्स कोड को कंपाइल किया जाता है और मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन आपको आउटपुट मिलती है। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लेकिन लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लेकिन एज अ होल, मींस होल प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट करता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर दे पाओगे। तो
हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज, मींस एमएस वर्ड की कौन सी एक्सटेंशन जो है वो करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, .docx। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब हम 2003 वर्जन यूज करते थे या इससे पहले वाले वर्जन यूज करते थे तो उसमें .doc एक्सटेंशन होती थी, लेकिन 2007 या उसके बाद वाले वर्जन्स जितने भी आए हैं, 2007, 2010, 2013, 16, 19 एंड लेटेस्ट वर्जन 2021, इन सब में .docx एक्सटेंशन यूज होती है। जब आप सेव करोगे फाइल तो जो भी आप फाइल का नाम रखोगे उसके साथ .docx बाय डिफॉल्ट लिखा होगा। अच्छा, यहां से मैंने एक आंसर और बोला है, वो रिपीट कर देता हूं कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड कौन सा है? तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड है ऑफिस 2021। तो इसे रिलीज कब किया गया था? अक्टूबर 5, 2021 को। तो ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट 1। अच्छा, ये देखिए, जैसे मैंने एमएस वर्ड ओपन किया रन कमांड की हेल्प से, यहां पे मैंने लिखा विन वर्ड और एंटर किया, तो ये देखिए आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया। और अगर आप यहां से ध्यान से देखते हो तो ये टॉप में यहां पे टाइटल बार में ये लिखा है डॉक्यूमेंट 1, मींस बाय डिफॉल्ट अभी हमने एमएस वर्ड को ओपन ही किया है तो बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या आया? डॉक्यूमेंट 1। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है। आप जब इसे सेव करोगे तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, यहां पे जो भी नेम आप टाइप करोगे वो इसका नेम बन जाएगा। और ये देखिए, मैंने इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करके स्टूडेंट सक्सेस रख दिया, तो ये डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू ओपन रिप्लेस कमांड इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+H। अच्छा, ये देखिए, जैसे यहां पे कोई टेक्स्ट लिखी हुई है और आप चाहते हो कि यहां जहां पे फॉल्स लिखा है वहां पे ट्रू लिखा आ जाए, तो मैं रिप्लेस बॉक्स को ओपन करूंगा, तो Ctrl+H मैंने प्रेस किया, तो ये देखिए ये आपके सामने रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहां पे आप लिखोगे जो भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे मैं फॉल्स को फाइंड करना चाहता हूं और रिप्लेस किसके साथ करना चाहता हूं? ट्रू के साथ, तो यहां से मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, तो ये देखिए ये दो चेंजेस हुए यहां पे और दोनों जगह पे फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया। तो इस तरह से रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गटर मार्जिन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो जो मार्जिन हम बाइंडिंग के लिए छोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं गटर एरिया या गटर मार्जिन। तो ये देखिए, जैसे पेज नंबर 3 है यहां पे और पेज नंबर 4 है यहां पे, और जब बुक बनेगी तो ये वाली साइड्स जो हैं ये दोनों ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो गटर मार्जिन को बाइंडिंग पर्पस के लिए छोड़ा जाता है ताकि हम इसका यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशंस। तो गटर पोजीशन हम कहां कहां पे सेट कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्ट एंड टॉप। तो जब भी हमने बाइंडिंग करनी होती है या तो हम लेफ्ट साइड से करते हैं या फिर टॉप से करते हैं, तो गटर पोजीशन के लिए लेफ्ट या टॉप पोजीशन यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेज ओरिएंटेशन। अच्छा, पेज ओरिएंटेशन होता क्या है? जैसे आप एमएस वर्ड में लेआउट पे जाते हो और ओरिएंटेशन पे जाके पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो पोर्ट्रेट में क्या होता है, जो लेंथ है पेज की वो ज्यादा होती है, लेकिन लैंडस्केप में पेज की विड्थ ज्यादा होती है।
तो पोर्ट्रेट क्या हो गया, वर्टिकल, एंड लैंडस्केप क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट बी। तो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सी होती है एमएस वर्ड में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोर्ट्रेट। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि पावर पॉइंट में पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है। तो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोज आर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क्स बाय यूजिंग वीबीए। तो जो रिपीट टास्क होते हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए हम मैक्रोज की हेल्प लेते हैं। वीबीए नाम आया है, तो वीबीए की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रेपिटेटिव टास्क के लिए मैक्रोज बनाने के लिए आप सबसे पहले यहां से व्यू टैब पे जाओगे और यहां पे मैक्रोज वाली ऑप्शन को चूज करोगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रो से आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैक्रोज की ऑप्शन कहां पे आती है, तो व्यू टैब में मैक्रोज की ऑप्शन आती है लेटेस्ट वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 1। तो ये देखिए, ये आपके सामने है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट और यहां पे आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट टैब पे जाओगे और यहां से टेबल इंसर्ट करोगे और आपने यहां से चूज किया 1। तो ये देखिए, यहां पे 1 ही कॉलम है और 1 ही रो है। अच्छा, यहां पे अगर आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे और यहां पे 1 रो एंड 1 कॉलम एंटर करोगे तो तब भी ये टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन सा अवेलेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8 and 72। तो ये देखिए, जैसे एमएस वर्ड में जब आप होम टैब पे जाओगे तो यहां से आप जब साइज सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये 8 से स्टार्ट होगा और ये 72 तक आपको नजर आएगा। इनमें से आप कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, स्टूडेंट्स को कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है कि यहां पे मिनिमम साइज 8 है और यहां पे मैक्सिमम साइज 72 है, एंड इन एक्चुअल मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज कुछ और है। तो वो भी मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है एक। तो यहां पे हमने फॉन्ट साइज पे क्लिक किया और यहां पे -1 प्रेस किया और एंटर किया। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, यहां पे लिखा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। मींस मिनिमम साइज जो है एक्चुअल में 1 है और मैक्सिमम 1638। इसमें से आप कोई भी साइज यहां पे एंटर कर सकते हो, लेकिन माइनस में साइज एंटर नहीं कर सकते और उस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर भी आप एंटर नहीं कर सकते। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज अलग है और यहां पे जो सिर्फ शो हो रहे हैं वो आपकी कन्वीनियंस के लिए साइज जो है वो दिए गए हैं ताकि आप इनमें से सिलेक्ट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मींस हेडर एंड फुटर जो है वो हर पेज पे आते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो आप हेडर एंड फुटर की सेटिंग से चेंज कर सकते हो। जैसे ये देखिए, यहां पे आप हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट टैब पे जाओगे। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है कि हेडर एंड फुटर की ऑप्शन कहां पे आती है, तो इंसर्ट टैब में आती है हेडर एंड फुटर की ऑप्शन। तो यहां से आपने हेडर या फुटर को सिलेक्ट किया और यहां पे कोई भी हेडर आपने एंटर किया। तो अभी यहां पे एक ही पेज है, अगर आप यहां पे और भी पेजेस एंटर करोगे, इंसर्ट करोगे, तो ये देखिए, ये हर पेज पे यहां पे
स्टूडेंट जो मैंने मेंशन किया था हेडर में वो आ रहा है। सिमिलरली फुटर में भी ऐसे ही होता है। अगर आप हेडर एंड फुटर की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो इंसर्ट टैब पे जाके यहां से हेडर ऑप्शन से एडिट हेडर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहां पे हेडर की सारी ऑप्शंस आपके पास आ गई। यहां से आप चेंज कर सकते हो हेडर की ऑप्शंस, जैसे डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड इवन पेजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज यूज्ड फॉर। तो Ctrl+W शॉर्टकट की हम किस लिए यूज करते हैं MS वर्ड में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोज द करंट विंडो। तो ये देखिए जैसे ये आपके सामने MS वर्ड की एप्लीकेशन ओपन है, आपने यहां पे Ctrl+W प्रेस किया तो ये पूछ रहा है कि आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है या नहीं। जैसे मैंने डॉट सेव कर दिया तो ये देखिए यहां पे एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई, लेकिन जो करंट डॉक्यूमेंट जिस पे हम काम कर रहे थे सिर्फ वो वाली विंडो क्लोज हो गई, लेकिन MS वर्ड की एप्लीकेशन वैसे ही चल रही है। आप यहां पे फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके अगेन कोई भी फाइल बना सकते हो। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट प्लस एप्लीकेशन को ही क्लोज करना चाहते हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? Alt F4। जैसे मैंने यहां पे Alt F4 प्रेस किया और डॉट सेव पे क्लिक किया तो ये देखिए MS वर्ड का डॉक्यूमेंट भी बंद हो गया और उसकी एप्लीकेशन भी बंद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन MS वर्ड। स्पेल चेकिंग के लिए MS वर्ड में हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, F7। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है और वो है कि शॉर्टकट की F5 इज यूज्ड फॉर। तो F5 को हम किस लिए यूज करते हैं? रिफ्रेश के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि Shift+F7 हम किस लिए यूज करते हैं? तो Shift+F7 जो है वो थिसॉरस के लिए यूज होता है। अच्छा, थिसॉरस का यूज हम कैसे करते हैं? जैसे मैंने ऑसम पे क्लिक किया और Shift+F7 की प्रेस की तो ये देखिए ये आपके सामने थिसॉरस वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहां से थिसॉरस के सिमिलर मीनिंग वाले मीन सिनोनिम्स जो हैं वो आपको शो हो गए। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। थिसॉरस का मीनिंग होता है स्प्लेंडेड, अमेजिंग, रिमार्केबल। तो आप कोई भी यहां से चूज कर सकते हो। तो Shift+F7 जो है वो थिसॉरस के लिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS विंडोज शॉर्टकट की Shift+Delete इज यूज्ड टू। तो Shift+Delete MS विंडोज में हम किस लिए यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन रिसाइकिल बिन। अच्छा, ये देखिए जैसे ये एक फाइल है, मैंने इसे डिलीट कर दिया डिलीट की प्रेस करके कीबोर्ड से, तो यहां पे एंटर किया और ये डिलीट हो गई। और ये जो फाइल है अब ये कहां पे जाएगी? रिसाइकिल बिन में। मैंने चेक किया ये वाली फाइल यहां पे अवेलेबल है। अब ये देखिए जैसे मैंने ये दो फाइल सेलेक्ट की और मैंने Shift+Delete की प्रेस की कीबोर्ड से और एंटर किया और ये देखिए ये रिसाइकिल बिन में आई ही नहीं, बिकॉज मैंने शिफ्ट की हेल्प ली उसे डायरेक्टली परमानेंटली रिमूव करने के लिए। तो अगर आप MS विंडोज में कोई भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आप Shift+Delete की का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंट लेआउट व्यू। तो हेडर्स एंड फुटर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए जैसे यहां पे हेडर भी आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपर टॉप में, स्टूडेंट सक्सेस। तो ये जो व्यू है ये कौन सा व्यू है? हमने व्यू टैब पे क्लिक किया और ये देखिए ये यहां पे मेंशन्ड है कि प्रिंट लेआउट व्यू है जो हम देख रहे हैं। तो हेडर्स एंड फुटर्स जो हैं वो प्रिंट लेआउट व्यू में शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ई। तो ये देखिए जैसे मैंने यहां पे स्टूडेंट वर्ड पे क्लिक किया और कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये देखिए ये पेज के सेंटर में ये वर्ड पहुंच गया। सिमिलरली आप बाकी शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हो। जैसे ये देखिए अगर आप किसी भी वर्ड को लेफ्ट पे लेके आना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट यूज करोगे। अगर आप सेंटर में लेके आना चाहते हो तो मैंने अभी बताया कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट। अगर आप राइट साइड पे लेके आना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट। और अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हो मींस अगर कोई भी लाइन लिखी हुई है एमएस वर्ड में और उसकी इक्वल स्पेसिंग करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट यूज करोगे, उसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। तो ये वाले शॉर्टकट भी आपको पता होने चाहिए, ये भी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ के इन बिटवीन जो स्पेस आती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडेंटेशन। तो पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में ये देखिए इंडेंटेशन वर्ड लिखा हुआ है, यहां से आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हो लेफ्ट राइट अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मींस आप वाटरमार्क में टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो और इमेजेस भी यूज कर सकते हो। अच्छा, वाटरमार्क इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा डिजाइन टैब में और उसके बाद यहां से वाटरमार्क वाली ऑप्शन को चूज करना होगा और यहां से आप कस्टम वाटरमार्क को चूज करोगे। तो ये देखिए अगर आप टेक्स्ट एज अ वाटरमार्क यूज करना चाहते हो तो आप यहां पे क्लिक करोगे और अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो या इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो वो वाटरमार्क लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश वर्क्स विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑफिस क्लिपबोर्ड। ये देखिए जैसे यहां से आप कुछ भी कॉपी करते हो और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर रहे हो तो ये कहां पे स्टोर हो रही है ये वाली इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए यहां पे होम टैब पे लेफ्ट साइड पे क्लिपबोर्ड वाली ऑप्शन आ रही है, यहां से इस पे क्लिक करना है और ये यहां पे मेंशन आ रहा है क्या क्या आपने कॉपी किया क्या क्या पेस्ट किया। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहां पे मिलेगी। ये देखिए जैसे मैं यहां से कुछ कट कर रहा हूं तो ये देखिए ये इंफॉर्मेशन यहां पे सेव हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्संस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेल मर्ज। तो मेल मर्ज की हेल्प से आप जितने भी पर्संस को लेटर सेंड करना चाहो आप एक ही लेटर बनाओगे और लिस्ट ऑफ पर्संस को आप सेम लेटर सेंड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। ये क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है। सिर्फ इसके लिए आपके पास डेटाबेस होना चाहिए जिसमें आपके पास लिस्ट ऑफ पर्संस होने चाहिए जिनको आप मेल सेंड करना चाहते हो और मेल मर्ज की हेल्प से आप उस लिस्ट को उस लेटर में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। तो वो कौन सी फाइल है जिसकी हेल्प से आप एमएस वर्ड स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए winword.exe। ये देखिए जैसे यहां से आपने विंडोज आर प्रेस किया और यहां पे रन टैब ओपन हो गया, यहां पे आपने लिखा winword.exe और जब आपने एंटर प्रेस किया तो ये आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया। एक्चुअल में ये जो फाइल है वो प्रोग्राम फाइल्स के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में पड़ी होती है। तो ये जो रन कमांड है ये वहीं से उसे रन करती है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी फाइल है जो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है तो उसका आंसर होगा powerpnt.exe। तो इससे आपकी पावर पॉइंट की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और अगर आप एक्सेल की बात करते हो तो आप सिंपली एक्सेल लिखोगे और साथ में exe लिखोगे तो ये एमएस एक्सेल आपके सामने ओपन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड फॉर।
तो कंट्रोल प्लस एन किस लिए यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन वर्कशीट कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेल। तो ये देखिए, ये है आपके सामने एक सेल, ये एक कॉलम है और ये एक रो है। तो ये यहां पे इंटरसेक्शन हो रही है रोज एंड कॉलम्स की, तो यहां पे क्या बन गया? एक सेल। अगर आपको सेल का नंबर पता करना हो कि ये कौन सा नंबर का सेल है, तो इसका एड्रेस रेफरेंस के लिए क्या यूज होता है? B2। अगर ये वाला सेल होता तो ये देखिए यहां से B4। तो इस तरह से आप सेल रेफरेंसेस भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन MS Excel? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, AVG। ये देखिए, जब आप MS Excel में होम टैब पे क्लिक करके यहां पे ऑटो सम वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपके सामने अलग अलग फंक्शंस नजर आ रहे हैं, लेकिन AVG नजर नहीं आ रहा। एक्चुअल में AVG नहीं होता, इसको फुल लिखना पड़ता है एवरेज। बाकी सम, मैक्स एंड मिन यहां पे अवेलेबल हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ये यहां पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इन MS Excel मस्ट बिगिन विद। अगर आप MS Excel में कोई फंक्शन लिखना चाहते हो तो वो किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, n इक्वल्स टू साइन। तो इक्वल्स टू साइन यूज करके ही आप कोई भी फंक्शन MS Excel में यूज कर सकते हो। ये देखिए, यहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं MS Excel में, सम, मैक्स, मिन, नाउ, एवरेज, काउंट, काउंटा, लेंथ, रैंड, अपर, लोअर। तो ये सारे जो हैं वो फंक्शंस MS Excel के हैं, लेकिन इन्हें स्टार्ट करने के लिए यहां पे ये देखिए इक्वल्स टू साइन जरूर लगता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल की MS ऑफिस की सीरीज को नहीं देखा तो आप उस सीरीज को जरूर देखिए। ये 9 आवर्स की सीरीज में MS ऑफिस का कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, जिसमें अगेन हम फंडामेंटल के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धनजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।